To Robinhood classes again. Today we are going to learn and discuss one more topic for the post of account assistant पंचायत. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहले यूनिट से अकाउंट असिस्टेंट पंचायत से कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, डायरेक्ट टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं. तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुई थी. बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था. तो गाइज़ ऐसा होता है कि हम जब भी वीडियो देखते हैं तो हम आधा देखते हैं. उससे क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव आने वाला होता है वो एंड वाली स्लाइड में होता है, एंड में होता है. इसलिए आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है और हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. I have you now. तो गाइज़ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसकी फॉर्मेशन के बारे में. और नेक्स्ट टॉपिक हम कर लेंगे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में. तो देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था. सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ बुक इन विच वी हैव रिटन सेट ऑफ रूल्स बाय विच अ कंट्री, स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न. कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक की तरह होता है जिसमें हमने रूल्स और रेगुलेशन लिखे होते हैं, लॉज लिखे होते हैं, किस तरीके से हमने कंट्री और स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, गवर्न करना है. तो एक बुक की तरह होता है, कहीं कुछ गलत ना हो उसमें हमने राइट्स, रूल्स, लॉज सब लिखे हुए होते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन वही है जो बचाता है, रूल्स और रेगुलेशन पूरी कंट्री को चलाता है. इमेजिन करें आप एक किसी कंट्री में, ये एग्जांपल दिए मैंने, आप देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ. तो इंडिया की एग्जांपल लेते हैं. इंडिया में जो है डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्म फॉलो करते हैं. कोई मुस्लिम होता है, कोई क्रिश्चियन होता है, कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो कोई धर्म नहीं फॉलो करते, एथीस्ट होते हैं. तो उनको आपस में लड़ाई ना हो, हिंदू मुस्लिम से लड़ने ना लगे, इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. इसलिए उनको रूल्स की ज़रूरत पड़ती है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिफरेंट प्रोफेशन, जिनकी डिफरेंट हॉबीज़ होती हैं, रिच होते हैं कुछ लोग पुअर होते हैं, कुछ लोग बूढ़े बच्चे, कुछ लोगों को लड़ाई होती है प्रॉपर्टी के रिलेटेड, कुछ लोग फ्री एजुकेशन के लिए लड़ाई करते हैं. इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए, इनमें झगड़ा ना हो, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, रूल्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है. तो वो रूल्स कहाँ से आते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं. सो पीपल नीड सम बेसिक रूल टू लिव टुगेदर. अगर ये रूल्स ना हो तो लोग एक साथ नहीं रह पाएंगे. और क्या हुआ, इनकी एब्सेंस में क्या होगा, देयर विल बी नो पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी. क्या होगा, पीस एंड ऑर्डर होगा, पीस, अमन ही नहीं होगा सोसाइटी में, पीस ही नहीं होगा सोसाइटी में अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो. हम एक दूसरे से लड़ने लगेंगे अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो. तो कॉन्स्टिट्यूशन, सो इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड सेट ऑफ रूल्स दैट अलो कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट द मेंबर ऑफ सोसाइटी. तो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, जो रूल्स देता है, जिससे ऑर्डर आता है, ऑर्डर के साथ साथ कोऑर्डिनेशन आती है अमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी. हम एक साथ रहना शुरू हो जाते हैं, वरना हम एक दूसरे को तो मार देंगे. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रूल सेट करता है जिससे कंट्री और स्टेट को गवर्न करते हैं. तो हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड, और गवर्नमेंट कैसे बनाई जाए वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है. और क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट बाय स्पेसिफाइंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स. और गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है, वरना हम भी नॉर्थ कोरिया की तरह हो जाएंगे अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो इधर, कि जो मर्जी आई किम जोंग की वो करने लगे. लेकिन हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है जो क्या करता है, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है. कैसे, फंडामेंटल राइट्स देता है लोगों को, राइट्स जिनकी वजह से लोग रह ना पाए. राइट्स आर दोज कंडीशन विदाउट नो मैन कैन सीक हिमसेल्फ बेस्ट. वो रह ना पाए, राइट्स बहुत ज़रूरी है इंडिया की लाइफ में. तो इन्हीं राइट्स के गवर्नमेंट की, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये हमें राइट देता है, गवर्नमेंट कैसे बनाई जाए ये देता है, और रूल सेट करता है. ये था अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. आगे देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसकी हिस्ट्री देख लेते हैं हम. द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टार्ट अर्ली बिफोर इट केम टू बीइंग. कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसे तो बना था 1950 में, लेकिन उसका जो बनना बहुत पहले से शुरू हो गया था. हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने इसके लिए बोलना शुरू कर दिया था. जैसे कि राजा राम मोहन राय वाज द फर्स्ट टू टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस टू ब्रिटिशर्स. उसने सबसे पहले बोला था कि हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए, ब्रिटिशर्स को उसने बोला था. इसका मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करा था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स देता है. सिमिलरली 1929 नेहरू कमेटी और नेहरू रिपोर्ट टॉक्स अबाउट, नेहरू कमेटी ने भी 1929 में राइट्स के बारे में बात की थी. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का बनना पहले से शुरू हो गया था. 1934 द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम एन रॉय. तो आइडिया किसने दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना. तो इस असेंबली का आइडिया किसने दिया था, वो थे एम एन रॉय. 1934 में उन्होंने आइडिया दिया था.
1938 में जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो भी बोलते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ INC डिक्लेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम। उनने भी बोला था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया का बनाना ही चाहिए हमें, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। हमें कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, अंग्रेज़ों की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। बाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन को, इलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। और हम कैसे करेंगे, इलेक्शन कराएंगे और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और नई गवर्नमेंट बनेगी। तो ये थे कुछ लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी। आगे देखते हैं। अच्छा, अब सोचने की बात है, इतनी खतरनाक पावरफुल कंट्री इंग्लैंड, उसने इंडिया को छोड़ा कैसे, वो घुटने कैसे टेके उसने। हाउ द सो पावरफुल कंट्री इंग्लैंड लेफ्ट इंडिया एंड एक्सेप्टेड द डिमांड्स ऑफ इंडियन टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कौन कौन से लीडर डिमांड करे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, तो अंग्रेज़ों ने कैसे घुटने टेके, उनकी बात कैसे मानी। तो उन्होंने ऐसे मानी, मैं आपको बताता हूँ कैसे मानी। इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश। आपको जैसे पता है इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स के अंदर था, उन्होंने लूट लूट के बहुत बुरी हालत की थी। उन्होंने क्या किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड ले गए थे, इंडिया को बिल्कुल खाली कर दिया उन्होंने। तो सेकेंड वर्ल्ड वार की बात है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा इंडिया जो है हमारे साथ लड़ेगा, एलाइड पावर्स के साथ लड़ेगा, ठीक है, जर्मनी के खिलाफ, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो इंडियन ट्रूप्स चले गई, तो इंडियन फोर्सेस वेंट टू, इसी तरीके से इंडिया की फोर्स जो थी वो जापान चले गए अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन मोहन सिंह विद द हेल्प ऑफ जापान फॉर्म्ड INA, इंडियन नेशनल आर्मी बना दी उन्होंने जापान की मदद से। किनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। जैसे ब्रिटिशर को पता चला वो डर गए इस बात से। वन रीज़न ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया, ये भी एक रीज़न था जिससे ब्रिटिशर्स ने लेफ्ट किया इंडिया और इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दिया। पहला रीज़न था ये कि किस तरीके से इंडियन फोर्स जो थे अंग्रेज़ों की बात में आकर सेकेंड वर्ल्ड वार में उनके साथ लड़ने चले गए और वहाँ जापान के साथ मिलकर उन्होंने INA बनाई। दूसरा रीज़न ये था कि जैसे कि इंडिया में आपको पता है बहुत सारी मूवमेंट चल रही थी, जैसे महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 929-30, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी, जिसने क्या किया, अंग्रेज़ों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। अंग्रेज़ों ने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। सो दे स्टार्टेड प्रेजेंटेड डिफरेंट प्लान्स। तो अंग्रेज़ क्या हुआ, इंडियंस को चुप कराने के लिए डिफरेंट प्लान सामने लाने लगे। जैसे कि उन्होंने अगस्त ऑफर किया 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 एंड कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946 कि ये बेचारे इंडियन चुप हो जाएं, अब ये ज़्यादा ही कुछ मूवमेंट्स कर रहे हैं, इन्होंने तो आर्मी तक बना दी। तो इन द कैबिनेट मिशन ब्रिटिश वर एग्री टू गिव डोमिनेंस। ब्रिटिश क्या होता है, कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था 1946, उसमें एग्रीड हो जाते हैं कि हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स के अंदर ही रहना पड़ेगा। लेकिन बट इन दिसंबर 1929 कांग्रेस लीडर लाइक नेहरू एंड तिलक रिजेक्टेड इट। नेहरू और तिलक ने इसको रिजेक्टेड किया। उन्होंने बोला हमें डोमिनेंस स्टेटस नहीं चाहिए, हम आपके अंदर नहीं, हमें बिल्कुल कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए हमें। विच ब्रिटिशर्स, बाद में ब्रिटिशर्स को लेटर ये एक्सेप्ट करना पड़ा बिकॉज ऑफ एबो सिचुएशन। एक तो सेकेंड वर्ल्ड वार में उनकी बुरी हालत हो गई थी, उनके रिसोर्सेज ख़त्म हो गए थे, और इंडिया में जो ये मूवमेंट चल रही थी, इट वाज नो लॉन्गर ए पावरफुल, अंग्रेज़ी सरकार बिल्कुल कोई पावरफुल कंट्री नहीं रह चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, तो उनको इंडिया की बात मानी पड़ी। तो अब देखते हैं इंडिया आज़ाद हो गया और उसको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया उसने। The demands were finally accepted and the Constituent Assembly was constituted in November 1946। और हमारी डिमांड जो थी वो फाइनली पूरी कर ली अंग्रेज़ों ने, और अंडर स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर हमें बोला आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो कैबिनेट मिशन प्लान क्यों बना था, उसने इट सजेस्टेड टू मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन ऑर्डर टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। उसने बोला था आप एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एक असेंबली बनाओ, कुछ लोगों को चुनो ताकि वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड इस, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट किया और उन्हें बोला हम अपने इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या था। 1946 में पिक्चर क्या थी इंडिया की, इंडिया कैसा था, कितने हिस्सों में डिवाइड था। इंडिया जो था, अभी हम आज़ाद नहीं हुए थे, इंडिया जो था ब्रिटिश 11 ब्रिटिश स्टेट्स में डिवाइड था, जैसे कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड सेंट्रल इंडिया, एंड ऑल दैट वर रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। और 565 प्रिंसली स्टेट्स थी हमारी, जो प्रिंसेस रूल कर रहे थे, और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी। दीज प्रोविंसेस वर रूल्ड बाय द गवर्नर, इन पे कौन रूल करता था, गवर्नर रूल करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके ये थी पिक्चर ऑफ इंडिया 1946। अब हमें क्या करना था, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, अगर हमें इलेक्शन लड़ना था, हमें इन तीनों में से मेंबर्स लेने थे। हम देखते हैं हमने इन तीनों में से कितने कितने मेंबर्स लिए, तो देखते हैं टोटल हमने लिए 389 पीपल वर इन्वॉल्व इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। टोटल हमने इलेक्ट किए इलेक्शन से 389 मेंबर्स।
तीनों प्रोविंसेस से, जैसे कि ब्रिटिश स्टेट से हमने लिए 293 मेंबर, दे वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, और प्रिंसली स्टेट से हमने लिए 92 मेंबर जो कि प्रिंसेस ने भेजे थे, और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से लिए 4 नॉमिनेटेड गवर्नर्स हमने। तो हमने इन तीनों से लिए लीडर्स, ताकि वो आकर वो गवर्नमेंट में आए और कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो तीनों से लिए हमने, प्रिंसली स्टेट से भी आए, ब्रिटिश से भी और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से भी। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब बनना शुरू हो जाता है, तो इन 9 दिसंबर 1946 सचिदन सिन्हा वाज अपॉइंटेड एज एन इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। हमने क्या किया, सचिदानंद सिन्हा को हमने क्या बनाया, इंटर्म प्रेसिडेंट बनाया। जैसे ही हम आज़ाद हो गए, अब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया, तो इलेक्शन हो गए, हमने इन तीनों से मेंबर्स लिए जो मैंने आपको बताई। तो सबसे पहले इंटर्म प्रेसिडेंट हमने किसको बनाया, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया 1946 में। लेकिन इन 11 दिसंबर 1946 को हमारे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट। फाइनली हमने इन टर्म को हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट रख दिया। तो हम देखते हैं अब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो BN राव वाज अपॉइंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कहा गया, BN राव बन गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक 7 मेंबर कमेटी। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हम आज़ाद हो चुके हैं, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो हमने 7 मेंबर्स कमेटी बनाई नोन एज ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, विच इज़ हेडेड बाई, जो किसके हेड होगी, डॉक्टर BR अम्बेडकर के हेड होगी। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर को गाइज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इट वर्क इज़ टू मेक द प्रपोजल दैट वी शैल गो ऑन व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कि किस तरीके की गवर्नमेंट हमें चाहिए, डिसाइड करें गवर्नमेंट फंक्शंस, राइट्स ऑफ द पीपल, लोगों के राइट कैसे होने चाहिए। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं ये कमेटी बैठकर। तो हमने कहाँ कहाँ से ली, सोर्सेज ऑफ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या थे, हमने कहाँ कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हमने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स जो भी आए थे, वहाँ से हमने लिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज़। और हमने सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन देखा कि किस किस कंट्रीज़ में क्या क्या अच्छी चीज़ है, और वो हमने अपने कंट्रीज़ में लिखना शुरू कर दिया, और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखना शुरू कर दिया। द फाइनल ड्राफ्ट वाज अडॉप्टेड एंड अप्रूव्ड इन 26 नवंबर 1949। और फाइनल ड्राफ्ट हमने बना दिया कब, 26 नवंबर 1949 अप्रूव्ड हो गया वो जी। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ कहाँ से लिया, अलग अलग कंट्रीज से। एंड इट वाज इम्प्लीमेंट इन 26 जनवरी 1950। फाइनली इसको फोर्स किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को। गाइड ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कब अप्रूव्ड हुआ था और अडॉप्ट हुआ था, 26 नवंबर 1949, और इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। द डेट ऑफ 26 जनवरी 1950 क्यों रखी हमने, इसलिए रखी कि कमोमोरेट करें द पूर्ण स्वराज, जो हमने डिसाइड किया था 1930 में, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो हमें गाइस कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, हमें लगा 2 years 11 month एंड 17 days टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना मतलब लगभग 3 साल लगे हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ओरिजिनली कितने थे, ओरिजिनली हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें 395 आर्टिकल्स थे, डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। तो कितने 395 आर्टिकल्स में डिवाइड था, और 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन आज गाइज हमारे कितने आर्टिकल्स हैं, 465 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, पहले 395 थे, आज कितने 465। आप देख लीजिएगा 465 हैं। विद इट्स अडॉप्टेशन, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, फाइनली द यूनियन ऑफ इंडिया ऑफिशियली बिकेम द मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हम बिल बन गए, मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गए, जहाँ पर क्या अपना रूलर हम खुद इलेक्ट करेंगे, अंग्रेज़ नहीं चलाएंगे हमारी तरफ, हम रिपब्लिक हो गए। एंड इट रिप्लेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और हमने रिप्लेस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का। ऑब्जेक्टिव आएगा, किसको रिप्लेस किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को, एज ए कंट्री फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया उसको क्या बनाया, फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट। अब हम क्या, हमें गवर्न कौन करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन करेगा कौन। तो आपको एक चीज़ रिमेंबर रखनी है, ड्यूरिंग 25 जनवरी 1950 इंडिया वाज डोमिनियन। 25 जनवरी 1950 तक हम डोमिनेंट थे, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट तो हमारी थी, लेकिन हम पर क्राउन का रूल था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक हो गए फाइनली, वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड, जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट अब लोग इलेक्ट करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। आगे देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमारा तो हमने जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज होता है प्रियम्बल का पेज। जैसे ये पेज मैंने आपको पिक दिखाई है, प्रियम्बल का पेज होता है। तो गाइस प्रियम्बल होता क्या है, एक प्रीफेस और इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं, आप देखते हैं पहला पेज उसका इंडेक्स वाला पेज, कि उस बुक में पहले पेज में लिखा होता है कि हम आगे बुक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पहला फ्रंट पेज होता है, और जो भी चीज़ें इसमें दी हैं, इसका मतलब ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हमारा प्रियम्बल किसने डिज़ाइन किया था, ये किया था बोहर राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस ने। आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है किसने डिज़ाइन किया था, आगे देखते हैं।
तो प्रियम्बल जो है इट इज़ अ प्लिज, ये एक प्लिज जैसी शपथ है, प्रीफेस और इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया ये इंट्रोडक्शन शुरुआत है, शुरुआती पेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें वेयर एज, तो इसमें मैंने आपको बताया क्या क्या लिखा होता है। जैसे देखिए ये लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस तरीके से सारा। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? वी द पीपल का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इज अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। आज से जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहाँ से लेता है अपनी अथॉरिटी? लोगों से। और यहाँ पर इंडिया में जो है लोग हैं पावरफुल, सुप्रीमेसी ऑफ लोगों की चलती है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी सुप्रीमेसी ऑफ लोगों की चलती है। तो वी द पीपल का मतलब का होता है सुप्रीमेसी ऑफ पीपल। सॉवरेंटी का मतलब होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉवरेंटी, मतलब इंडिया जो है इंटरनल और एक्सटर्नल खुद अपने डिसीजन अब ले सकता है, हमें अंग्रेज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये था सॉवरेंटी का मतलब, हम इंटरनल एक्सटर्नल अब सुप्रीम हो चुके हैं, पावरफुल, हम खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं। आगे देखते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट हमने इंक्लूड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में। सोशलिस्ट का मतलब होता है हेयर द रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लो। यहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ स्लो होता है बिकॉज हेयर वी रिसीव इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन विच वी हैव कैपेसिटी नॉट मोर देन दैट। यहाँ पर आप उतना ही ले सकते हो जितना प्रोड्यूस किया हुआ है आपने, इससे ज़्यादा किसी के पास नहीं जा सकता है। और कैपिटलिस्ट में क्या होता है? इट क्रिएट्स अ वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, एज एन कैपिटलिस्ट सिस्टम रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअर। सो जब हम आज़ाद हुए हमने सोचा यार सोशलिस्ट लें या कैपिटलिस्ट लें, बहुत कन्फ्यूजन हो गए हमारे बीच में। तो हमने क्या किया? सो अंडर सच कन्फ्यूजन वी अडॉप्टेड सोशलिज्म। हमने सोशलिज्म अडॉप्ट किया बट इन द शेप ऑफ मिक्सड इकॉनमी। तो हमने क्या किया? सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों को चलाया एक साथ, एक मिक्सड इकॉनमी इन द तो ये था अबाउट सोशलिस्ट। सोशलिस्ट के बाद देखते हैं सेक्युलर। गाइस ऑब्जेक्टिव आ सकता है सेक्युलर कब अडॉप्ट किया था हमने? वो किया था 46 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 19 सॉरी ये 1996 नहीं है, ये है 1976। 1976 में हमने सेक्युलर वर्ड अडॉप्ट किया था। व्हेन आस्क जब अंबेडकर को पूछा गया फादर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन थे कि आपने उस टाइम क्यों नहीं ये अडॉप्ट किया जब हम आज़ाद हुए थे, तब आपने क्यों नहीं सेक्युलर वर्ड इंक्लूड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? अंबेडकर ने बोला हमें ज़रूरत ही नहीं है ऐड करने की, क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज द होल कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीड वो रिप्रेजेंट करता है दैट इंडिया इज़ ए सेक्युलर स्टेट। जैसे कि हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स में 25 to 28 दैट कि किसी को भी, हर एक बंदे को आज़ादी है, वो कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है। तो ये था कि सेकुलर वर्ड हमने कब अडॉप्ट किया? 1976 है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है। 1976 में हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में सेकुलर वर्ड अडॉप्ट किया हमने। और डेमोक्रेटिक की बात करें अगर, उसके बाद डेमोक्रेटिक का मतलब होता है राइट टू वोट, यहाँ डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पर लोगों की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। जब हम आज़ाद हुए थे, आज़ाद होने से पहले क्या था गाइज? ओनली 14% ऑफ पॉपुलेशन वाज हैविंग राइट टू वोट। सिर्फ 14% लोगों को वोट देने का हक था, और वही लोग वोट दे पाते थे जिनके पास प्रॉपर्टी और एजुकेशन होती थी। लेकिन इसको चेंज किया हमने, और हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अडॉप्ट किया कि कोई भी बंदा वोट दे सकता है जो 18 साल के ऊपर हो। तो हमने इसको अप्लाइड किया पहले जनरल इलेक्शन में 1952। जब हमारा पहला इलेक्शन हुआ था तो जो वेस्टर्न स्कॉलर थे वो बहुत हंसते थे यहाँ पर, उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, बोलते आप पागल हो, ये हो ही नहीं सकता, इट इज़ अ फर्स्ट एंड लास्ट इलेक्शन, ये लास्ट इलेक्शन है, क्योंकि आप सारे तो अनपढ़ ही हो, उधर कैसे वोट दोगे, किसको दोगे? लेकिन जैसे ये इलेक्शंस हुए तो इसने क्या किया, और ये सर्वाइव्ड हो गया और बिकेम एग्जाम्पल। वो बिल्कुल हैरान हो गए, इन्होंने कैसे कंडक्ट किए इलेक्शन, इन अनपढ़ लोगों ने कैसे वोट दिए। तो ये था गाइस, वेस्टर्न स्कॉलर ने क्रिटिसाइज़ किया था और हमने इलेक्शन कर दिए। 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, तो ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो आगे देखते हैं। एंड टू प्रोवाइड जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, हमने अपने स्टूडेंट को जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल दें, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप एंड नो फ्रीडम इज़ विदाउट रिस्ट्रिक्शन। अब हमें लिबर्टी तो फ्रीडम तो दी है, लेकिन हर एक फ्रीडम में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट द सॉवरेंटी एंड टेरिटरी ऑफ द कंट्री, हम कंट्री के अगेंस्ट कुछ नहीं कह सकते, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं कर सकते, डिफेम एनी अदर पर्सन, हम किसी इंसान के खिलाफ कुछ गलत नहीं बोल सकते, अगर आपने कुछ बोला आपको सीधे जेल हो जाएगी। तो ये था। और आगे देखते हैं। प्रियम्बल इज़ नॉट जस्टिसेबल और इट कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। आप जो है प्रियम्बल को छेड़छाड़ नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 368। तो ये कैसे हुआ था? ये 1973 में एक फेमस केस हुआ था, केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि प्रियम्बल कंटेन्स द बेसिक एलिमेंट्स फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 3।
इसमें बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक फीचर्स होते हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको अमेंड नहीं कर सकते। अगर आपने छेड़छाड़ की कोशिश की तो ये गलत होगा। तो सीधे बता देता है प्रीएम्बल जो है जस्टिसेबल और इसको अमेंड नहीं कर सकते हम। जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 13 जज ने इंक्लूड किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर को चेंजने की कोशिश की तो इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहे हैं। अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ने की कोशिश, इसका मतलब आप फंडामेंटल राइट्स को छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगर आपने बेसिक छेड़ने की कोशिश की तो इसका मतलब रूल ऑफ लॉ को छेड़ रहे हैं, सेकुलर करेक्टर इंडिया के छेड़ रहे हैं। इसलिए प्रेम्बल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। जो हो गया, जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उसको आप अमेंड नहीं कर सकते। अंडर आर्टिकल 368 ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अच्छा, कुछ देखते हैं बारोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने चीज़ें कहाँ कहाँ से ली है, थोड़ी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे यूके से हमने लिया है प्रेसिडेंट का कंसेप्ट और पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और यूएस से लिया, यूनाइटेड स्टेट्स से लिया हमने प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट। यूएसएसआर से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट, और आयरलैंड से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड आयरलैंड ने कहाँ से लिया है, उसने खुद स्पेन से लिया है। तो हमने आपको याद रखना है, हमने फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर से, और आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और आयरलैंड ने खुद कहाँ से लिया था, स्पेन से लिया था। तो गाइज़ आप क्या कीजिए, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उतार लीजिए उनको कॉपी पर, ताकि आपको याद रहे इस वीडियो को होल्ड करके। तो गाइज़ आपको पसंद आया वीडियो, उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये था हमारा पहला वीडियो। अब हम अगला फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे बनाएंगे। आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करते रहिए। ये था अकाउंट असिस्टेंट पंचायत से रिलेटेड पहले यूनिट से। थैंक यू गाइज़। I have you now.